So in the last class we discussed about the socio-economic problems, ठीक है, and in that we discussed about poverty and illiteracy. In today's class we are going to complete unemployment, child labor and what are the various causes of migration. ठीक है. So first point is unemployment. What is the meaning of unemployment or joblessness? इसका मतलब होता है it occurs when the people are without work and actively seeking for work. इसका मतलब है कि जो पर्सन है, एग्जिस्टिंग पर्सन है, उसके पास जॉब नहीं है और वो जॉब ढूंढ रही है, दैट इज बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली ये कैलकुलेट होता है बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल करंटली इन लेबर फोर्स. यानी उतने वर्कर्स इतने लोग जो काम नहीं कर रहे हैं और जो लोग काम कर रहे हैं, इससे रेशियो डिफाइन होता है बेसिकली. ठीक है. इट मेजर्स बाय द अनएम्प्लॉयमेंट जितने लोग हैं और उसको डिवाइड किया जाता है कितने लोग अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो हैं और कितने लोग अभी लेबर फोर्स मतलब जो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से रेशियोज कैलकुलेट होता है इसका. अगर हम बात करें अभी कोविड की, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि द करेंट सिचुएशन इज़ वेरी वर्स, अराउंड 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ देयर. अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, सब लोगों ने लिख रखा है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है. तो इट इज़ अ सिचुएशन वेयर द पीपल आर एक्टिवली सर्च फॉर द जॉब एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क एंड इट इंडिकेट्स द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज इफ द पीपल आर नॉट एबल टू अर्न, हाउ दे आर गोइंग टू कंज्यूम. कंजप्शन नहीं इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक द एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमी. तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय अनएम्प्लॉयड वर्कर्स जो हैं, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स. इसको ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सब लोग स्क्रीन पर. हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो इसका एक फॉर्मूला होता है अनएम्प्लॉयमेंट का. वो क्या होता है, यहाँ पर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट को निकालने का तरीका है कि हम जो है वो अनएम्प्लॉयड जितने लोग हैं, यानी जिनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड जो पीपल्स हैं, उनको अनएम्प्लॉयड को डिवाइड करेंगे टोटल लेबर फोर्स से, यानी जितने लोग काम कर रहे हैं. ठीक है. टोटल लेबर फोर्स से करेंगे और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से. तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. लाइक मान लीजिए कि अगर टोटल ऊपर अनएम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो मान लीजिए 1000 हैं और नीचे जो टोटल वर्कर्स हैं वो मान लीजिए 5000 हैं. ठीक है. देन इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये दो तो अराउंड ये हो जाएगा आपका 20%. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये डिफाइन करता है बेसिकली कि कैसे हम क्या सिचुएशन है हमारे इकोनॉमी का, क्या सिचुएशन है हमारे एम्प्लॉयमेंट का. अब अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली जो आपका NSSO है, एक ऑर्गेनाइजेशन अंडर MOSPI, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको मेज़र करने का 3 अप्रोच है. 3 तरीके से मेज़र होता है. पहला अप्रोच है डेली स्टेटस अप्रोच, सेकेंड है वीकली स्टेटस अप्रोच और थर्ड है यूजुअल स्टेटस अप्रोच. ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें यूजफुल हैं. डेली स्टेटस अप्रोच का मतलब क्या है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है पर्सन का इस अप्रोच में हर दिन कैलकुलेट होता है. हर दिन का क्या रेशियो है, यानी कितने लोगों के पास काम है और कितने लोगों के पास काम नहीं है. ठीक है. अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 वीक या 1 आवर, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दैट डे. यानी कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसके पास 1 घंटे का भी काम नहीं है, इफ़ अ पर्सन हैविंग नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के लिए भी अगर काम है तो यू आर एम्प्लॉयड. बट इफ अगर आपके पास 1 घंटे का भी काम नहीं है तो यू विल कंसिडर एज अ अनएम्प्लॉयड फॉर दैट डे, दैट पर्टिकुलर डे. तो इसको हम कहते हैं डेली स्टेटस अप्रोच, इन विच वी आर कैलकुलेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन डेली बेसिस. ठीक है. जो सेकेंड अप्रोच है दैट इज वीकली स्टेटस अप्रोच. इन दिस द सेम थिंग, हियर वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ अ वीक. ठीक है. यहाँ पर हम डेटा वीक का लेंगे और वीक में 7 डेज होता है तो 7 आवर को लेकर कैलकुलेट करेंगे कि अगर किसी पर्सन के पास पूरे 7 दिन में 7 घंटे का भी अगर काम है तो दैट पर्सन कंसिडर एज अ एम्प्लॉयड, कंसिडर एज अ वर्कर. बट अगर उसके पास 1 भी घंटे का काम नहीं है, यानी कि 6 घंटे का भी काम है, तो बेसिकली वो अनएम्प्लॉयड में ही आएगा, कंसिडर किया जाएगा.
वही चीज़ अगर हम यूजुअल स्टेटस अप्रोच देखें तो दैट इज कैलकुलेटेड ऑन ईयरली बेसिस, यानी 365 दिन में आपके पास कितना काम है, 365 घंटे भी अगर आपके पास काम नहीं है तो यू आर कंसिडर अंडर द अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये जो है ये 3 अप्रोच के बेसिस पे मेजरमेंट होता है आपके अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, कौन कौन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में सबसे पहले हम बात करेंगे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में इसका मतलब है कि जितने लोगों को इंगेज होना चाहिए, जैसे मान के देखिए इस चीज़ को कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर एक फील्ड है और जिसमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की, 4 लोगों की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने का, और लोग काम इसमें कितने कर रहे हैं, 7। तो यहाँ पर ना 4 लोग तो वर्कर ही मानेंगे 4 लोगों को, लेकिन जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं ना दे आर कंसिडर एज अ डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी वैसे पर्सन या वो इस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है ये जहाँ पर लोग की जितनी ज़रूरत है, एक्चुअल नीड जितनी है उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो इंगेज हैं उस पर्टिकुलर वर्क में। और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो दैट इज़ इन द एग्रीकल्चरल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, सो ये आपका हो गया डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया सबको डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है एवरीवन? चलिए सेकेंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट। लाइक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अभी हम अगर इंडिया का एग्जाम्पल लें तो सबसे ज़्यादा अगर जॉब की अपॉर्चुनिटी है तो दैट इज इन IT फील्ड। ट्रू है ये, लेकिन एवरीवन इज नॉट इन IT ना, एवरीवन हर एक का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये तो नहीं होता है, IT तो नहीं होता है हर एक का। अब ऐसे सिचुएशन में जॉब्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो है IT का, और आपको जॉब चाहिए अकाउंट्स का, और आपका जो मिसमैच हो रहा है जॉब की अवेलेबिलिटी और जॉब की रिक्वायरमेंट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन देयर इज मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल, मतलब जो पर्सन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है और उसकी जो नॉलेज है वो कॉमर्स में है, अकाउंट्स में है, और वो पर्सन को जो जॉब मिल रहा है मार्केट में वो IT फील्ड से रिलेटेड काम मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं हम बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक और पॉइंट है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा कि बहुत सारे मेनी पीपल इन इंडिया डू नॉट गेट जॉब मैचिंग टू देयर स्किल्स और ड्यू टू लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल। और अगर जॉब मिल भी नहीं रहा है तो उसका एक और रीज़न है कि पर्सन की जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द वर्क रिक्वायरमेंट, यानी जो काम में हमें रिक्वायरमेंट स्किल का वो पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है। जैसे मैं तुम लोग को अभी टीचिंग लाइन का एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी जो टीचिंग है, जो भी टीचर जो भी कॉलेज में प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई है PhD। अब अगर कोई पर्सन PhD होल्डर नहीं है तो इट माइट बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर ही और शी इज़ नॉट एबल टू गेट द जॉब। True, so that is basically known as the structural unemployment, where the availability of job is not according to the availability of job is not suitable according to your educational qualification, or either the job type is basically either the educational qualification is not suitable for that job। मतलब आपका या तो एजुकेशन कम है या उसके बराबर नहीं है जो स्किल वो चाह रहे हैं। लाइक 10 ईयर एक्सपीरियंस कोई पर्टिकुलर सेक्टर चाह रहा है और आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू हायर यू। तो दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई सबको बात? समझ में आया? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर हो गया? रिशांत, यस मैम, अनीश, एवरीवन? यस मैम। ठीक है। सो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वेयर जितनी की लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग इंगेज हो गए हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वेयर जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज राइज बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स एबिलिटी एंड द वर्क रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि ये सिचुएशन कब अराइज होता है व्हेन द पीपल डू नॉट हैव वर्क ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन, like they have work but not all the time,
लाइक दे आर इंगेज्ड इन, सम पीपल आर बेसिकली इंगेज्ड इन डूइंग हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब कि जहाँ वेजिटेबल्स वगैरह को उगाया जाता है, ठीक है, मान लीजिए उसका सीजन को हम कहते हैं ZAID सीजन को कहते हैं। 3 सीजन होता है ना, खारिफ, राबी और जैद, पता होगा तुम लोगों को। तो जो जैद वाला जो सीजन होता है वो पर्टिकुलर 1 या 2 मंथ का ही होता है, ठीक है। राबी में कुछ ही क्रॉप्स को उगाया जा सकता है, खारिफ में कुछ ही को उगाया जा सकता है। तो क्या होता है कई बार कि कुछ टाइम तक तो उनके पास काम होता है, लेकिन उसके बाद दूसरे सीजन में उनके पास काम नहीं है। या तो फिर वो किसी इंडस्ट्री में, जैसे क्रैकर्स इंडस्ट्री में, जब एक टाइम पे बहुत रिक्वायरमेंट है और फिर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ समय जॉब है और कुछ समय जॉब नहीं है सीजन के हिसाब से। जैसे विंटर के लिए अगर कोई क्लोथ्स बना रहे हैं मान लीजिए, तो हो सकता है कि विंटर सीजन के टाइम पर ही आपके पास ज़्यादा काम ना हो और समर में हो, क्योंकि समर से ही स्टॉक बनना शुरू हो गया विंटर के लिए, पर विंटर में आपके पास उस चीज जॉब ही नहीं है, तो इट माइट बी पॉसिबल। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द सीजनल प्रोडक्ट और सीजनल एग्रीकल्चर, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए नेक्स्ट इज वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, वल्नरेबल इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि पीपल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड। अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली विदाउट प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट एंड दस रिकॉर्ड ऑफ देयर वर्क आर नेवर मेंटेन। इट इज अ वन ऑफ, मतलब ये आपका क्या है इसमें वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि ये दिखता है कि पर्सन जो है वो एम्प्लॉयड है, लेकिन एक्चुअल में दैट पर्सन इज नॉट एम्प्लॉयड बिकॉज ही और शी इज नॉट इन द स्टेबल जॉब। यानी कि वो कुछ टाइम तक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। वंस देयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी ओवर देन योर जॉब विल बी लॉस्ट, राइट। सो इन द वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इट डीम टू अनएम्प्लॉयड। अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली, मतलब वो जॉब में है लेकिन एक फॉर्मल तरीके से नहीं है। मतलब एक ये भी पॉसिबिलिटी है जैसे कि आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो स्टोर वगैरह होता है उसमें किसी हेल्पिंग बॉय को रख लिया जाता है। वो क्या होता है, वो एक तरीके से जॉब में तो है, वो इनफॉर्मली, कोई फॉर्मल सेक्टर में वो जॉब नहीं कर रहा है लेकिन इनफॉर्मली वो जॉब में है, लेकिन उसकी जॉब कब चली जाएगी उसको भी ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो इसको हम कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। या तो जॉब भी है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, दिखेगा कि जॉब में है लेकिन स्टिल जॉब नहीं है, इन शॉर्ट। तो इसको कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात सबको, एवरीवन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली सिचुएशन है जब पीपल, जो लोग की जॉब इसलिए चली जाती है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री में नए मशीन्स आ गए। अब वो मशीन इतना ज़्यादा, उसका जो मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वी ओनली नीड टू, बस एक स्विच दबाना है, काम स्टार्ट। अब यहाँ वी डोंट नीड द फिजिकल वर्क फॉर दिस। तो ऐसे केस में जब एडवांसमेंट आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ऐसे सिचुएशन में जॉब जो है बहुत सारे लोगों की जाती है और इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और इसका अगर 2016 का डेटा देखें वर्ल्ड बैंक का, तो लगभग प्रोपोर्शन में जॉब, मतलब ऑटोमेशन की वजह से लगभग 69% ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज, मतलब लगभग 69% ये सिचुएशन आ चुका है इंडिया में। खासकर जो भी मैकेनिकल काम थे सब ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से अब भी बहुत सारे 69% तक जॉब गए हैं। ये है आपका डेटा 2016 का, और वो भी किसके द्वारा दिया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। चलिए, अच्छा वर्ल्ड बैंक क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी, जस्ट लिसन अबाउट इट। दैट इज IBRD है, और सेकेंड है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बोर्ड। Exactly, they are basically fighting against poverty as well. They are providing the financial assistance to so many countries. The main reason behind the establishment of World Bank is basically World War II. World War II के बाद इसको लाने का मेन रीज़न ये था कि बहुत सारी कंट्रीज़ बहुत ही फाइनेंशियली बहुत सिचुएशन वर्स हो चुका था।
सो यूएस और कुछ यूरोप की कंट्रीज ने मिलकर के ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किया, और ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 2 बॉडी को लाया गया, आईएमएफ और आईबीआरडी। खैर इसमें अभी एक और बॉडी को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो लगभग 3 बॉडीज मिलाकर के बनता है वर्ल्ड बैंक, मेजर में आईबीआरडी एंड आईएमएफ। चलिए नेक्स्ट वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेसिकली ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल। It is caused because of the business cycle where the number of unemployed heads rise due to recession and declines with the growth of economy। यानी कि ये जो आपका साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द मार्केट फैक्टर्स। लाइक इन द टाइम ऑफ बूम सीजन, जब जॉब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, तो उस समय आपको जॉब मिल रही है आराम से। लेकिन जैसे ही डिप्रेशन पीरियड आया वैसे ही आपकी जॉब जाने लग गई। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड साइकिल, और ट्रेड साइकिल की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेज हो रहा है दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? दिस इज बेसिकली एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन पीपल आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम व्हाइल सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब्स। यानी कि ये वो वक्त है जब एक पर्सन जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा सिचुएशन है? जब मान लो कि एक पर्सन है, वो एक जॉब में ऑलरेडी है, ये जॉब वो कर रहा है, ठीक है। अब उसको जॉब से मान लो कि निकाल दिया गया या फिर उसने जॉब को छोड़ दिया। तो यहाँ उसने आज छोड़ा मान लो अगस्त 2021 में, और उसको जाके जॉब मिला मान लो कि सितंबर 2021 में। तो यहाँ जो ये 1 महीना का जो टाइम था बीच में, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई बात समझ में? यानी कि एक जॉब मिलने के बाद, एक जॉब छोड़ने के बाद जब आपको दूसरा जॉब मिलने में जो समय लगा, जो टाइम लगा ढूंढने में, अप्लाई करने में, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इट इज ऑलवेज फॉर द शॉर्ट स्पैन, क्योंकि कभी भी आपको जॉब ढूंढने में हार्डली लगेगा तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 या 6 महीने। तो ये ज़्यादातर शॉर्ट स्पैन के लिए होता है, और ये बिटवीन द 2 टाइम होता है जब आपने जॉब छोड़ा हो और जब आपको दूसरा जॉब मिला हो। तो इसके बीच के टाइम के लिए जो पर्सन अनएम्प्लॉयड है, उसके पास कोई इनकम तो आ नहीं रहा है, तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलिए, unemployment. The first one is disuse unemployment, structural unemployment, seasonal unemployment, vulnerable unemployment, technological unemployment, cyclical unemployment and frictional unemployment. Anyone have any doubt in any of the type of unemployment? What are the 3 approaches which is used for basically calculating the unemployment rate? That is daily status approach, weekly status approach and usually status approach. ठीक है? And what is the way of calculating the unemployment rate? How many people are unemployed divided by number of people are working, or working people multiply by 100, and by this we are able to get the ratio. आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? यस मैम। किसी को कोई डाउट या कुछ समझ ना आया हो? हम लोग द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैलकुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट सब कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड द न्यू टॉपिक एंड दैट इज चाइल्ड लेबर। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चाइल्ड लेबर? एनीवन वांट टू टेल मी अबाउट इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर? Anyone who want to tell me about it कि what is the meaning of child labor? चाइल्ड लेबर क्या होता है, कोई मुझे बताना चाहेगा इस बारे में? चाइल्ड लेबर इज द सिचुएशन where the children under the age of 14 are working in the industry or somewhere. ठीक है, जो लोग 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो काम करते हैं बाहर, ठीक है, जॉब करते हैं। एग्जैक्टली, इट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड एंड दैट इज इलीगल अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट। इट इज इलीगल,
ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि चाइल्ड लेबर आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए। चाइल्ड लेबर इज अ प्रैक्टिस basically having a children who is engaged in economic activity through which they are earning the money। या तो वो बच्चे फुल टाइम या तो पार्ट टाइम जॉब में इंगेज होते हैं। इस चीज़ से क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसी चाइल्ड लेबर की वजह से बहुत सारे बच्चे एजुकेशन नहीं पा पाते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने बेसिकली चाइल्डहुड से डिप्राइव रह जाते हैं। ठीक है, तो ये एक हार्मफुल फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रेज करता है, यानी कि जो बच्चे हैं उनकी सेहत पे इसका काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपको बता दूं कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो उन स्टेट में है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ये मेन स्टेट्स हैं जहां आज भी चाइल्ड लेबर प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर मैं 2011 का सेंसस बताऊं तो लगभग 10.1 मिलियन जो थे लोग थे, 10.1 मिलियन बच्चे दे वर इंगेज एज अ चाइल्ड लेबर, जिसमें कि आपका 5.6 मिलियन जो थे वो बॉयज़ थे और 4.5 मिलियन गर्ल। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये चाइल्ड लेबर सबसे ज़्यादा होता है एज अ होम सर्वेंट, उनको रखा जाता है, या तो उनसे इंडस्ट्रीज़ में काम कराया जाता है जैसे क्रैकर्स हो गए, ब्रिक्स हो गए, और जिसकी वजह से उनकी सेहत पे, उनके डेवलपमेंट पे इसका काफ़ी वर्स इफेक्ट पड़ता है। 1998 के अगर नेशनल सेंसस की बात करें, अगर ये काफ़ी पुराना सेंसस हो गया एक तरीके से 1998, लेकिन अगर 1998 के सेंसस की बात करें तो लगभग 5 साल से 14 साल की उम्र में लगभग 12.6 मिलियन बच्चे इंगेज थे 1998 में, 12.6, 2011 में 10.1 मिलियन। ठीक है, 2001 में लगभग 1% चाइल्ड लेबर जो थे वो ये चीज़ माना गया कि जो 1% मतलब जितने इंगेज हैं उसमें से लगभग 1% जो बच्चे हैं वो हैजर्डस जॉब में इंगेज हैं, यानी वैसे जॉब जो उनके जीवन के लिए काफ़ी खतरे वाला जॉब है वो उस जॉब में इंगेज हैं। कंपनीज जैसे कि आपकी कंपनीज इंक्लूडिंग गैप, फिर आपके प्रीमार्क, फिर मोनसांटो, ये जो है हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर चाइल्ड लेबर इन देयर प्रोडक्ट। मतलब कुछ कंपनीज का भी नाम काफ़ी आया था कि वो कंपनीज बच्चों को इंगेज करती है काम करवाने के लिए। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात समझें तो लगभग 60% मतलब एग्रीकल्चर एट 60% इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 60% बच्चे, जो जितने भी बच्चे हैं उसमें 60% बच्चे एग्रीकल्चरल वर्क में इंगेज हैं एज अ चाइल्ड लेबर। ठीक है, 2001 की बात करें तो 1% बच्चे एक्सट्रीम हैजर्डस जॉब में इन्वॉल्व है। 1998 का रेशियो उठाएं तो लगभग 12.6 मिलियन बच्चे जो हैं दे वर वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर। ठीक है, आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमें चाइल्ड लेबर को रोकना है। Article 24 of the Constitution is saying that we have to prohibit the child labor। उसके अलावा बहुत सारे चाइल्ड लेबर के ऊपर आपके आए हुए बहुत सारे लॉज बने। Let every child be free to be a child। This is given by कैलाश सत्यार्थी। It is a given on the child labor कि हर बच्चे को राइट है बेसिकली फ्री रहने का एक बच्चे की तरह, ये कहना था कैलाश सत्यार्थी का। और ये बिल्कुल सच बात है कि चाइल्ड लेबर बच्चों का बचपना छीन के लेके चला जाता है। ठीक है, एक तरीके से उनकी जो उम्र होती है उस उम्र में क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खाना पीना, खेलना कूदना, एंड एट दैट टाइम दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड गेटिंग मनी। द मेन रीजन फॉर द चाइल्ड लेबर इज पोवर्टी, गरीबी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग और आपके चाइल्ड लेबर का केस एक्सेसिव बढ़ गया है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे रोड पर भीख मांगते हैं, है ना। सो दिस इज
बिकॉज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पोवर्टी, मतलब बोल सकते बिकॉज ऑफ पोवर्टी दे आर इन दैट एक्सट्रीम विशियस सर्किल। ठीक है, अब हम चाइल्ड लेबर को अच्छे से थोड़ा देखें। 2011 में मैंने बता ही दिया सेंसस आपको 10.1 मिलियन। उसके अलावा आपके बिहार में अगर हम परसेंटेज देखें, बिहार में 10.7%, यानी जितना रेशियो है उसमें 10.7% आपका बिहार से है। उत्तर प्रदेश से लगभग 21.5% है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो लगभग 8.4% है, महाराष्ट्र में 7.2 और मध्य प्रदेश में लगभग 6.9% जो लोग हैं। और मिलियन की बात करें तो 2.18 मिलियन यूपी से और 1.09 मिलियन आपके बिहार से जो बच्चे हैं वो आज भी चाइल्ड लेबर में बिल्कुल इंगेज्ड हैं। अभी भी वो चाइल्ड लेबर की तरह, मतलब बच्चे जो हैं वो वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ कैटेगरीज देखते हैं। चाइल्ड लेबर में भी कुछ कैटेगरीज हैं। पहला तो वो चाइल्ड लेबर जो काम करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है चाइल्ड लेबर के लिए। चाइल्ड लेबर के लिए कोई जो कैटेगरी है उसका पहला कैटेगरी है, खुद नाम ही है चाइल्ड लेबर। और ये क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये बच्चे जो होते हैं पेड और अनपेड वर्क करते हैं फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप्स में, इस्टेब्लिशमेंट में, शॉप्स में, माइंस में और डोमेस्टिक लेबर की तरह, यानी कि घर पे काम करते हैं। दीज आर कंसिडर अंडर द चाइल्ड लेबर। सेकेंड है स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन क्या करते हैं, ये जो बच्चे होते हैं दे आर बेसिकली शू शाइन बॉयज, यानी जो जूते चमकाने का काम करते हैं। रैग पीकर्स होते हैं, यानी जो कचड़ा बिनने का काम करते हैं। न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, यानी घर घर न्यूज़ पहुंचाते हैं, न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं। बेगर्स होते हैं, यानी कि जो भीख मांगते हैं रोड पर, ये होते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है। पहला है चाइल्ड लेबर जो कि फैक्ट्री में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, वर्कशॉप पे काम करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं और डोमेस्टिक लेबर की भी तरह काम करते हैं। सेकेंड होते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि रैक पीकर होते हैं, शू शाइन बॉयज होते हैं या फिर न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं, बेगर्स होते हैं। कुछ होते हैं बॉन्डेड चिल्ड्रन। अब ये बॉन्डेड चिल्ड्रन क्या होता है, देखो बॉन्डेड लेबर तुम सब लोगों ने सुना होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो बॉन्डेड चिल्ड्रन कौन होते हैं, बेसिकली ये वो चिल्ड्रन होते हैं जिनके माँ बाप अपने बच्चे को किसी के यहाँ पर रख के चले जाते हैं, यानी छोड़ जाते हैं। कई बार तो उनके पैदा होने से पहले वो बॉन्डेड बन जाते हैं। समझ में आई बात, कि जैसे ही वो बच्चा थोड़ा बड़ा होगा वो तुरंत से उस पर्सन के यहाँ काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये क्यों होता है, इसका रीजन होता है काफी ज्यादा उधार उस बच्चे के माँ बाप ने किसी से लिया होता है। यानी मान लीजिए कि अगर कोई जमींदार है पर्टिकुलर गांव में, विलेज में, और किसी पर्टिकुलर कपल ने वहां से करोड़ में 1 या 2 लाख रुपए उठा लिया हो और वो पे नहीं कर सकते हो पैसा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में उनके बच्चों को एज अ बॉन्डेड चाइल्ड अपने घर में, बॉन्डेड चिल्ड्रन की तरह अपने घर में वो काम करवाते हैं। आई बात समझ में? तो बॉन्डेड चिल्ड्रन कौन है, क्लियर हो गया, जिनको प्लेज कर देते हैं उनके माँ बाप पर्टिकुलर उस पर्सन के पास जिससे उन्होंने पैसा उधार लिया होता है। समझ में आई बात? इतना क्लियर हो गया? या तो फिर बॉन्डेड लेबर के जो बच्चे होते हैं, यानी बंधुआ मजदूर के जो बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिकली बॉन्डेड चिल्ड्रन होते हैं, तो वो भी बेसिकली उनके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं चूंकि उन्होंने हाई हेवी पैसा लिया होता है। तो तीसरा टाइप का है वर्किंग चिल्ड्रन। अब ये वर्किंग चिल्ड्रन कौन होते हैं? वर्किंग चिल्ड्रन वो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन हु आर वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ फैमिली लेबर इन एग्रीकल्चर एंड इन होम बेस्ड वर्क। यानी कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर छोटा सा एरिया कोई गांव है और उस गांव में एक फैमिली है। ठीक है, मान लीजिए उसमें 5 लोग हैं, ABCDE। जो CDE हैं वो 3 बच्चे हैं और AB जो है वो बेसिकली घर में काम करता है पॉट बनाने का, यानी कि घड़े बनाने का काम करता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो C, D और E है, ये तीनों जब AB के साथ इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं तो दे आर कंसिडर अंडर द वर्किंग चिल्ड्रन, जो अपनी फैमिली के काम में सपोर्ट करते हैं, फैमिली के काम में बेसिकली घर में काम करते हैं। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में या तो काम करेंगे और या तो वो होम बेस्ड वर्क करेंगे, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, तो दे आर नोन एज वर्किंग चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन वो होते हैं जो बेसिकली गली गली पे वेंडर का काम करते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर का,
फिर जो शू शाइन ये सब बॉयज़ होते हैं ये होते हैं। चाइल्ड लेबर जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, माइन में काम करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक लेबर होते हैं। और आपका जो पांचवा टाइप है वो क्या है, दैट इज चिल्ड्रन यूज्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, यंग गर्ल्स एंड जो आपके बॉयज़ हैं, दे आर बेसिकली सोल्ड एट वेरियस रेट, समझ लो इस चीज़ को, and they are served the sexual appetite of men from all the social and economic background, ठीक है, जिनका डायरेक्ट लिंक होता है कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये होते हैं, ये भी बच्चों के साथ ये भी हरासमेंट हो रहा है, सोचो। उसके अलावा माइग्रेंट चिल्ड्रन होते हैं। माइग्रेंट चिल्ड्रन कौन होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस सीजनल, उनके यहाँ माइग्रेशन का हमेशा कंसेप्ट चलता है हमारे इंडिया में। बहुत सारे वर्क साइट पे माइग्रेंट चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ज़बरदस्ती काम पे लगाया जाता है, फोर्सफुली, ठीक है। और माइग्रेशन कहाँ से होता है, जैसे कि मान लो तुम लोग को एक एग्जांपल देती हूँ मैं, दे आर पुट इन वेरियस वर्क टू डू, ठीक है। तो माइग्रेंट चिल्ड्रन जो अलग अलग दूसरे स्टेट या जगह से आते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी अपनी फैमिली के साथ, और उनसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली काम करवाया जाता है। सो दैट इज़ माइग्रेंट चिल्ड्रन, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, चिल्ड्रन इंगेज इन द हाउस होल्ड एक्टिविटी। अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन जो वेजेस के लिए काम करते हैं, बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, बॉन्डेड चिल्ड्रन होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खास करके लड़कियां, स्पेशली गर्ल्स, जिनको घर पे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह तो नहीं दिखता है क्योंकि पैसे कमाने का पर्पस नहीं होता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, इनको ऐसे गांव से ले आया गया, ठीक है, और अपने घर में रखा गया और इनसे काम लिया गया, ठीक है। घर पे उनको रख के हम काम ले रहे हैं, पैसा वैसा नहीं दे रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हो सके तो थोड़ा बहुत लोग पढ़ा भी देते हैं। दिखेगा तो वो यही कि जॉब बच्चा जो है वो एज अ फैमिली मेम्बर रह रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो एज अ डोमेस्टिक हेल्पर की तरह रहता है घर में। तो इसको हम कहते हैं चिल्ड्रन इंगेज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। और कई बार ऐसे बच्चों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि जो उनके पेरेंट्स के जो एग्जिस्टिंग बच्चे होते हैं उनके टेक केयर करने के लिए, आई बात समझ में, टेक केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, और इस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, लेकिन वो बेसिकली बच्चों से काम ही लेते हैं। आई बात समझ में। ये जितने टाइप के मैंने बताया आपको, चाइल्ड लेबर जो प्रैक्टिस होता है इंडिया में, समझ में आया सबको, एवरीवन? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा क्या कॉज है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड चाइल्ड लेबर इन इंडिया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो ओवर पॉपुलेशन, सबसे पहला रीजन ओवर पॉपुलेशन। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका है, हर साल करोड़ में आपकी यहाँ इंडिया में जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली ना जॉब की अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास काम नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है, ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ चुका है। इलिटरेसी, यानी बच्चे जो होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाने का उनका इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि उनके हिसाब से सबसे पहला सर्वाइवल ज़रूरी है, और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, पैसे, और पैसे के लिए वो बच्चों को इंगेज कर देते हैं किसमें, काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। उसके अलावा पॉवर्टी, फाइनेंशियल क्राइसिस, फैमिली बैकग्राउंड पुअर होता है, तो बच्चे को फैमिली पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि तुम बाहर जाके कमाओ। उसके अलावा अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि हमारे रूरल एरियाज़ जो हैं वो कम होते जा रहे हैं और अर्बन एरियाज़ बढ़ते जा रहे हैं। विमेंस ज़्यादा वर्किंग है, तो ये कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ये चीज़, लेकिन अब उनको डोमेस्टिक हेल्प की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। लोगों के पास पैसे, अर्बन एरियाज़ में पीपल आर मोर एफ्लुएंट, तो उनके पास पैसों की दिक्कत नहीं है और वो इसी सिचुएशन में बच्चों को हायर कर लेते हैं एज अ चाइल्ड लेबर, ठीक है। अलावा एक और क्या रीज़न है, ऑर्फन। ऑर्फन यानी अनाथ, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते हैं, कई बार फोर्सफुली उन्हें एज अ चाइल्ड लेबर काम करवाया जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे जो ऑर्फनेज में रहते हैं वो तो फिर भी ठीक है, उनकी सिचुएशन बेटर होती है, लेकिन वैसे लोग जो जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और जिनके पास प्रॉपर ऑर्फनेज नहीं है, तो कई बार वो भी फोर्सफुली या फिर मजबूरी में दे हैव टू डू वर्क फॉर देयर सर्वाइवल। अडल्ट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी ऐसा सिचुएशन है कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो यंग पीपल हैं वो भी अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है।
उसके बाद डेब्ट ट्रैप, यानी कि उधार का जो ट्रैप है, खास करके वो विलेज एरियाज में, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है चाइल्ड लेबर के लिए, ठीक है। उसके अलावा चीप लेबर, यानी जो बच्चे होते हैं ना वो सस्ते में काम कर लेते हैं, यानी कि जहां आप एक पर्टिकुलर पर्सन को 500 रुपए एक दिन का दे रहे हो, बच्चे 200 रुपए में वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द मिनिमल वेजेस डिमांडेड बाय चिल्ड्रन, दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन आर बेसिकली, इसीलिए बहुत सारे जगह पे इंडस्ट्रीज में बच्चों का डिमांड ज्यादा है, क्योंकि दे आर टेकिंग लेस मनी। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। सबको समझ आया? एवरीवन क्लियर हो गया सबको? व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर एंड व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर? सबको क्लियर है? क्लास यस और नो? यस मैम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से आपके एक्ट्स हैं चाइल्ड वेलफेयर के लिए इंडिया में। व्हाट आर द वेरियस एक्ट्स विच इज देयर फॉर चाइल्ड वेलफेयर इन इंडिया। तो अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो दिस इज द मैटर ऑफ बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मेजर नेशनल लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट किया गया है बच्चों के लिए। उसमें से सबसे पहला है चाइल्ड लेबर ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये बच्चों को प्रोहिबिट करना लेबर से, उसके लिए इस एक्ट को 1986 में लाया गया। उसके अलावा कुछ और भी एक्ट हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम 1988 एंड आर्टिकल 24 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सारे एक्ट जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, किस चीज़ के लिए? चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ आई? तो व्हाट आर द वेरियस लेजिस्लेटिव, जो नेशनल लेजिस्लेटिव है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। उसके अलावा एक पॉक्सो एक्ट भी है, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम 1988 and article 24 of Indian constitution. These are the various acts which is basically for protection of children. This is for protecting the children from child labor. उसके अलावा कुछ NGOs भी जो है, जो नेशनल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है, जैसे कि आपका बचपन बचाओ आंदोलन है, उसके बाद प्रथम, ये कुछ एक दो NGOs हैं जो बेसिकली बच्चों को चाइल्ड लेबर से, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है दैट इज सेलिब्रेटेड 2002 में आया और ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। 2020 में तो खैर सिचुएशन और भी वर्स हो गया बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, बट ठीक है। चलिए, चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड लेबर के टाइप्स क्या है, रीजन क्या है चाइल्ड लेबर का, और गवर्नमेंट किस तरीके से कौन से एक्ट्स को लेकर आई है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम लेबर या चाइल्ड लेबर, और व्हाट इज द बेसिकली वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर दैट इज 12th जून एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002। किसी को कोई डाउट, कुछ भी पूछना है, डाउट है किसी को भी? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द माइग्रेशन। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट सुना होगा, स्कूल से मिलता था। माइग्रेशन जब हम जगह को छोड़ देते हैं, चले जाते हैं दूसरे जगह पे, तो बेसिकली माइग्रेट करना कहते हैं उसको। दिस इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया ऑफ अ कंट्री, दैट इज नोन एज माइग्रेशन बेसिकली। वाई? द रीजन इज वाई। तो इसका आंसर होता है बिकॉज टू फाइंड द बेटर वर्क और बेटर लिविंग कंडीशन, ठीक है। बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, बेटर सिचुएशन के लिए, जब आपके पास जॉब नहीं है प्रॉपर, ठीक है, तो जॉब के लिए, काम के लिए, लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, न्यू एरिया में, न्यू कंट्री में, न्यू रीजन में, न्यू स्टेट में, तो इसको कहते हैं माइग्रेशन।
अगर हम मेजर कॉज देखें माइग्रेशन का इंडिया में, तो क्या क्या मेजर कॉज है माइग्रेशन का? सबसे पहला रीजन है मैरिज। तो मैरिज जो है एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है माइग्रेशन का। एवरी गर्ल हैज़ टू माइग्रेट टू इन हर लॉज प्लेस, यानी कि उनको अपना जगह बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है आफ्टर मैरिज, ठीक है। दस द एंटायर फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ टू माइग्रेट ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लगभग अगर कहा जाए तो हर एक विमेन को इंडिया में लगभग एक छोटे मतलब कम डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्टेंस के हिसाब से मतलब माइग्रेट करना ही पड़ता है। या तो जैसे पटना है, बिहार है, तो बिहार में पटना ही के नियर बाय, या तो दूसरे स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में, है ना। सो इन शॉर्ट माइग्रेशन का सबसे बड़ा रीज़न है मैरिज एंड फीमेल आर फेसिंग दिस, ठीक है। अमॉन्ग लगभग अगर हम बात करें 1991 का, खैर बहुत पुराना डेटा होगा, तो लगभग 56.1% जो बेसिकली जो लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। दूसरा रीजन माइग्रेशन का क्या है? दैट इज एम्प्लॉयमेंट। लाइक पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। द रीजन बिहाइंड इट इज एम्प्लॉयमेंट। और एग्रीकल्चरल बेस्ड जो रूरल एरियाज होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, बस एग्रीकल्चर के अलावा कोई सेक्टर नहीं है, और बहुत ज़्यादा छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं तो हैं, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में रूरल फोक जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही बेसिकली अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। अब पैसा अर्न करना है, इनकम चाहिए, तो उसके लिए व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली मूविंग टुवर्ड द अर्बन एरियाज, ठीक है। और लगभग 1991 में लगभग 8.8% पीपल आर माइग्रेटेड बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और अभी कोविड की वजह से तो तुम मान के चलो बहुत ही ज़्यादा रेशियो बढ़ चुका है। तीसरा रीज़न है माइग्रेशन का एजुकेशन। इफ़ रूरल एरियाज़ में बहुत सारे वहाँ पर लैक है, कमी है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की, ना ही बेटर कॉलेज है, ना ही बेटर स्कूल है, तो ऐसे में बच्चे रूरल जो चिल्ड्रन है, रूरल जो स्टूडेंट्स है, वो कहाँ जाएंगे? सो दे हैव टू मूव टुवर्ड द अर्बन एरियाज। लाइक अभी भी आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग गांव से आकर के पटना में पढ़ाई कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ माइग्रेशन, बिकॉज द हायर एजुकेशन एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल इन रूरल एरियाज, ठीक है। और आफ्टर बहुत लोग तो आफ्टर गेटिंग जॉब वो उसी पर्टिकुलर अर्बन एरियाज में सेटल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन इज द रीजन ऑफ माइग्रेशन। उसके अलावा और क्या रीज़न है? लैक ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या फिर इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, असम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी जगह, जैसे असम में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिहार के काफ़ी सारे लोग वहाँ से यहाँ बिहार में वापस आ गए थे। सो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्योरिटी इन पर्टिकुलर एरियाज और रीजन, the people are migrating either toward their home state or in another state. तो that is because of lack of security, ठीक है। उसके अलावा कुछ अब पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या होता है माइग्रेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। पुश एंड पुल फैक्टर्स इन माइग्रेशन दोनों में काफ़ी फर्क है। पुल फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर वैसे फैक्टर्स हैं जो एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। अब वो मैग्नेट की तरह कैसे काम करते हैं? अर्बन सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, मेडिसिन और हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़ है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, लाइफ का मॉडर्नाइजेशन है। तो ये सारी चीज़ें रूरल पीपल को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और इसी वजह से एक तरीके से चुंबक की तरह वो खींचे चले आते हैं अर्बन एरियाज़ में। तो इसको कहते हैं पुल फैक्टर। जब अपनी मर्जी से, जब अपनी खुद के कंसेंट से, अपनी खुद की मर्जी से आप अर्बन एरियाज में जाना चाहते हो बिकॉज ऑफ सीइंग सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स इन द अर्बन एरियाज, यानी बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ों को अर्बन एरियाज में देखते हुए जब हम खुद ब खुद जाना चाहते हैं अर्बन एरियाज में माइग्रेट होके, तो इसको कहते हैं पुल फैक्टर, ठीक है। यानी खुद से खींचा वो चला आ रहा है मैग्नेट की तरह, बिकॉज ऑफ सीइंग ऑल दीज पॉजिटिविटीज इन द अर्बन एरियाज, ठीक है।
द नेक्स्ट वन इज पुश फैक्टर। अब पुल फैक्टर में तो ये था कि भाई अच्छा लाइफ जीना है तो चलो अर्बन एरियाज चलते हैं। पुश फैक्टर कहते हैं मजबूरी को। जब आप रूरल एरियाज में हैं, आपके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, बेटर एजुकेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, स्टारवेशन है, ठीक है, ड्राउट कंडीशन, नेचुरल कैलेमिटीज कंडीशन, जब आप मजबूर हैं कि आपको वो जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर्स आर फैक्टर्स दैट इज ऑकर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव consequences which people are facing, एंड द जो आपका पॉजिटिव वाला है वो है आपका पुल फैक्टर। पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस देखते हुए जब हम खुद अपनी मर्जी से जाना चाह रहे हैं, अर्बन एरियाज माइग्रेट करना चाह रहे हैं, तो इसको कहते हैं पुल फैक्टर। तो पुश और पुल फैक्टर्स क्लियर हो गया, पुश एंड पुल फैक्टर क्लियर हो गया सबको माइग्रेशन में, एवरीवन? चलिए, अब हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक का थर्ड जो ये पॉइंट था, ये चैप्टर जो है वो हो गया क्लियर। अब एक पॉइंट आता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है, कैसे लोग फेस कर रहे हैं ऑक्यूपेशन में डेंजर को, इसको हम करेंगे कवर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक जितना भी पढ़ा, किसी को कोई डाउट है अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर या माइग्रेशन में? किसी को भी कोई डाउट है? एनीवन? बोलो, स्पीक अप। Anyone have any doubt whatever we study today? Anyone have any doubt? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज और व्हाट आर द बेसिकली थ्रेट। हाँ, बता देती हूँ, व्हाट इज द बेसिकली थ्रेट टू सोशियो इकोनॉमिक। चैप्टर नंबर 4 वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, पुश एंड पुल फैक्टर्स ध्यान से सुनिएगा। देखिए, माइग्रेशन का रीज़न होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ लिया। यहाँ पुश और पुल फैक्टर का मतलब है कि पुल फैक्टर जो है ना, जहाँ पर आप खुद अपनी मर्जी से, आपका कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आपको बेटर लाइफ जीना है, बिकॉज अर्बन एरियाज में बेटर एजुकेशन है, बेटर जॉब है, बेटर ट्रेड फैसिलिटीज़ है, बेटर लाइफ है, बेटर या मॉडर्नाइजेशन है। ये सारी चीज़ों को देखकर आप इतने इन्फ्लुएंस हो गए हो कि आप अपनी मर्जी से उस जगह पे माइग्रेट करना चाहते हो, उस जगह पे जाना चाहते हो, अर्बन एरियाज में जाना चाहते हो। तो इसको कहते हैं हम पुल फैक्टर। अपने आप खींचे चले जा रहे हो किसके तरफ? मतलब पुल मतलब होता है खींचना, पुश मतलब होता है धक्का देना, है ना। तो पुल का मतलब जब अपने आप ये सिचुएशन को देखते हुए अपने आप खींचे चले जा रहे हो पर्टिकुलर उस एरिया में, क्योंकि आपको बेटर लाइफ जीना है ना, तो उसको कहते हैं पुल फैक्टर। जब हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखते हैं, अरे शहर में इतना हॉस्पिटल अच्छा है, अरे शहर में इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, तो चलिए हम चलते हैं वहीं पर रहेंगे, है ना, तो इसको कहते हैं पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब मजबूरी। जब आप गांव में हैं, आपके पास जॉब नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, हंगर है, स्टारवेशन है, आप मजबूर हो उस जगह को छोड़ने के लिए, आपकी मजबूरी आपको धक्का दे रही है कि आप खुद जाओ शहर में, जाओ दूसरे एरियाज में, तो इसको कहते हैं पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर इज अराइजेस बिकॉज ऑफ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस विच पीपल आर फेसिंग, and pull factors are because of the attraction toward the positive things of the urban areas or other areas। आई बात समझ में सबको? देवराज क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, चलिए ओके। एनीवन हैव एनी डाउट? एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, कुछ पूछना है किसी को जो समझ ना आया हो? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल डिजीज। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।